नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। सीधे चलेंगे जहां पे नए संसद भवन में पीएम मोदी पहुंच चुके हैं और आगे का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। पर एक खास इवेंट का आयोजन इसी सेंट्रल हॉल में हुआ। 1997 में जब हमने आजादी के तो संयुक्त बैठक की ये तस्वीरें हैं। यहाँ पे फारूक अब्दुल्ला भी आपको तस्वीरों में नजर आ रही हैं। इसी के साथ तमाम दल के नेता भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं। नए संसद भवन की आज से शुरुआत हो चुकी है और आज से यहीं पे सारे सेशन, विशेष सत्र यहीं से होने जा रहा है। बता दें कि पीएम मोदी पहले आए थे और पीएम मोदी ने यहाँ पे संविधान की कॉपी रखी। उनके पीछे पीछे तमाम सांसद भी आए थे। इससे पहले हमने वो तस्वीरें भी देखी तो जब पीएम मोदी के साथ उस पुराने संसद भवन में फोटो सेशन हुआ था। तो ये तस्वीरें सीधे पहुंचा रहे हैं आप तक, जहां कई सांसद इस में मौजूद है और सभी सांसद सदस्यों का फोटो सेशन भी हुआ था। ऐसे में कई ऐसे पहलू है जो यहाँ पे होने जा रहे हैं। कई ऐसे सरप्राइज भी यहाँ पे दिए जा सकते हैं। हरदीप सिंह पुरी भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं और कई राज्यों के यहाँ पे बड़े नेता भी आपको दिखाई दे रहे हैं। सोनिया गांधी की भी मौजूदगी है इसी भवन में और अधीर रंजन चौधरी जो कि लोकसभा की नेता प्रतिपक्ष है वो भी तस्वीरों में आपको साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। और इससे पहले महिला बिल आरक्षण को जो है मंजूरी मिल चुकी है। कैबिनेट की बैठक हुई थी। कैबिनेट की बैठक में इस आरक्षण को मंजूरी मिल चुकी है। 2018 में भी इससे पहले 2008 में इससे पहले पेश किया गया था। राज्यसभा में ये पारित हो चुका था। लोकसभा में ये बिल अटक गया था। इसके बाद से इस बिल पे कई चर्चाएं हो रही थी और हर किसी की वाहवाही, यहाँ पे हर कोई अपनी यहाँ पे लूटनी चाह रहा है। लेकिन देखिए कांग्रेस भी लगातार ये कह रही है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जब राजीव गांधी थे उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। तो यहाँ पे जेपी नड्डा से बात करते हुए पीएम मोदी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। ठीक उनके बगल में जो है राजनाथ सिंह भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। वीके सिंह की भी मौजूदगी यहाँ पे तमाम बड़े नेता है। पीएम मोदी सबसे बात विचार कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, अभिवादन दे रही है। नए संसद भवन का आज से शुभारंभ होने वाला है और देखिए राजनाथ सिंह भी ठीक जेपी नड्डा के बगल में दिखाई दे रही है। और ये नई संसद भवन और की तस्वीरें हैं जो कि बताती है कि किस तरीके से आज से इस नए संसद भवन की शुरुआत होने वाली है। 96 साल से वो पुराने संसद भवन का इस्तेमाल करते थे। अंग्रेजों द्वारा भी उसका इस्तेमाल हुआ है और नए संसद भवन का इस्तेमाल अब आज से होने जा रहा है। आज वो दिन है, गणेश चतुर्थी के दिन पे आज से इसकी शुरुआत होने जा रही है। काफी महत्वपूर्ण है आज का दिन। और देखिए ओम बिरला सीधे पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि इनकी कमान इन्हीं के हाथों में और ऐसे में चेहरे पे खुशी, स्माइल सबके नजर आ रहा है। पुराने संसद भवन में फोटो सेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है और महिला आरक्षण विधेयक में लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में पेश किया जाएगा और महिलाओं के लिए 33% या 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव है। विधेयक में 33% कोटा के भीतर SC, ST और एंग्लो इंडियन के लिए उप आरक्षण का भी प्रस्ताव है। विधेयक में प्रस्तावित है कि प्रत्येक आम चुनाव के बाद आरक्षित सीटों को रोटेट किया जाएगा। संसद का ये विशेष सत्र जो है वो चल रहा है। आज दूसरा दिन है और सत्र की कार्यवाही आज से नए संसद भवन में चलेगी जिसकी तस्वीरें सीधे आप तक पहुंचा रही हैं। इससे पहले पुरानी संसद में भी लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों का एक फोटो शूट हुआ। इसमें पीएम मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य मौजूद रहे। तो विशेष सत्र के बीच सोमवार को मोदी कैबिनेट से महिला आरक्षण बिल को मंजूरी मिल गई है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार जल्द इसे लोकसभा में पेश कर सकती है। ये मौका पहला नहीं होगा। अब आपको बता दें कि यहाँ पे जो तस्वीरें हैं, जगदीप धनखड़ जो है वो पहुंच चुके हैं राज्यसभा की कमान संभालने के लिए और बहुत ही खुशी के साथ दिखाई दे रही ये पूरी तस्वीरें और हर किसी के चेहरे पर उत्साह नजर आ रहा है। तो सीधी तस्वीर नए संसद भवन से आप तक पहुंचा रही है कि किस तरीके से पीएम मोदी के साथ यहाँ पे तमाम बड़े नेता मौजूद है और नए संसद भवन का आज से शुभारंभ हो चुका है। आज से यहाँ पे कार्य शुरू हो रही हैं और देखिए तस्वीरों में जगदीप धनखड़, प्रहलाद जोशी, संसदीय कार्य मंत्री, पीएम नरेंद्र मोदी और ओम बिरला भी दिखाई दे रही हैं।
तो राष्ट्रीय गान यहाँ पे हो रहा है और इसी के साथ शुरुआत होने जा रही है। वक्रतुंड महाकाय तो सेंट्रल हॉल में यहाँ पे तमाम बड़े नेता आपको दिखाई दे रहे हैं और अर्जुन राम मेघवाल भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में देखिए आज से शुरुआत हो गई है और काफ़ी महत्वपूर्ण पूरा विशेष सत्र माना जा रहा है और माना जा रहा है कि केंद्र सरकार जल्द महिला आरक्षण बिल को लोकसभा में भी पेश कर सकती है। ये पहला मौका नहीं है जब महिला आरक्षण बिल सदन के पटल पर आएगा। 1996 में 27 साल में कई बार ये अहम मुद्दा संसद में उठा चुके हैं और ये तस्वीरें जो है ये बयां करती है कि किस तरीके से यहाँ पे नई उमंग, नई कल्पना और एक नया इतिहास भारत रचने जा रहा है। सीधी तस्वीरों में दिखाई देंगे कि सामने सीट पे कितने बड़े यहाँ पे मंत्री मौजूद है। उनकी अध्यक्षता में आज यहाँ पे ब्रीफिंग की जाएगी और 11 बजे से लेके यानी कि अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पे सब अपना भाषण देंगे। सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत प्रधानमंत्री से होगी, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा के मल्लिकार्जुन खड़गे भी यहाँ पे बोलेंगे। मेनका गांधी के द्वारा भी यहाँ पे अपना भाषण दिया जाएगा और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष यहाँ पे अधीर रंजन चौधरी भी अपना भाषण देंगे। तो फोटो शूट हो चुका है। फोटो शूट के बाद ये अगला कदम है जो कि नए संसद भवन से केंद्रीय कक्ष में इस वक्त तमाम बड़े मंत्री राज्यसभा श्री जगदीप धनकर जी टू ग्रेसिंग दिस मोमेंटस ओकेजन। I welcome the most popular, dynamic, honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, who has been real force behind giving us the new temple of democracy in the shape of new state-of-art Parliament House building, which is emerging as a symbol of Atmanirbhar Bharat. I also welcome Honorable Speaker Shri Om Birla ji, Deputy Chairman Rajya Sabha Shri Harivansh ji, Leader of the Rajya Sabha Shri Piyush Goyal ji, Leader of the Opposition Rajya Sabha Shri Mallikarjun Kharge ji, Leader of the largest opposition party in the Lok Sabha Shri Adhir Ranjan Chaudhary ji, all my colleague ministers, other senior leaders, fellow MPs from both the houses of the Parliament, to this function which has been organized to commemorate the last sitting of both the House held yesterday in the respective chambers. Today onwards, our two houses of the Parliament shall have their sittings in the new Parliament House building. We all know that this central hall has witnessed transfer of power from Britain to Bharat. The formation and adoption of our constitution by the Constituent Assembly has been host to some very important occasions like rollout of GST, one tax, one nation, a finest example of cooperative federalism in our parliamentary democracy. There were 3 joint sittings of both the houses of the Parliament for resolving the deadlocks under the Article 108, that is the Dowry Prohibition Bill 1959, the Banking Service Commission Repeal Bill 1978, Prevention of Terrorism Bill
2002. You all know that Lok Sabha and Raj Sabha were sitting in this building since 13th May 1952. Along with all my fellow members of the Parliament and other stakeholders of this Parliament, I am very happy and enthusiastic about the functions of the two houses of the Parliament henceforth from the new building, which is the symbol of new and emerging Bharat, paving the way for the developed nation as envisaged by Prime Minister by 2047. At the end, I would like to say that our journey so far is marked by excellent achievements, memorable experience, difficult challenges, remarkable milestones. As we go ahead, let us learn from our previous experiences so far and reaffirm our commitment to our historic democratic values and tirelessly work for the betterment of the person last in the queue. Jai Hind. बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। अब संबोधन चाहूंगी लोकसभा में कार्यकाल। तो आप प्रहलाद जोशी को सुन रहे थे आप। इसके बाद से धीरे धीरे करके तमाम मंत्रीगण बोलेंगे। मेनका गांधी अब स्टेज पे जाती हुई नजर आ रही है। मेनका गांधी का भाषण होगा, उसके बाद सीधे भाषण जो है यहाँ पे सोनिया गांधी का होगा। फिर धीरे धीरे आगे चल के यहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे भी अपना वक्तव्य रखेंगे और अधीर रंजन चौधरी को भी इस भवन में सुना जाएगा। Surprised to be here as you are to see me. This is a historic day today. I am proud to be part of this historical moment when a government under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi ji has undertaken to repair the deep-rooted asymmetry and to give an equal share in India's future to all of us women. I am grateful for the honor you have given me of speaking about my years in Parliament. We are going to a new building, and hopefully this grand edifice will reflect the aspirations of a new Bharat. Today, I have been entrusted with the responsibility of addressing this esteemed assembly as the most senior parliamentarian in the Lok Sabha. I entered Parliament at the age of 32, 9 years after the death of my husband. My debut was as Minister for Environment. Today, 35 years later, I have spent most of my adult life in this institution, and I have seen 7 Prime Ministers and the shaping of grand history. It has been an arduous, rocky road. I had several terms as an independent member and finally joined the Bharatiya Janata Party under Shri Atal Bihari Vajpayee ji's leadership in 2004. Since then, I have remained a proud member of the BJP as well as this august house. Being a member of Parliament is an immense responsibility as it entails safeguarding the trust of lakhs of voters who elect us to be their voice. You are given power, but this power must always be used for their good. The job demands unwavering commitment, moral rectitude, and courage. Basically, it demands great love for your country and infinite kindness towards all. Each one of us gets this opportunity to make a difference, provided we sublimate our own ambitions and see ourselves only as vessels or bridges or protectors of all the beings that need us, the last person in India who believes himself forgotten. People who cannot navigate for themselves and appoint us as their helmsmen. I have tried to make the most of every minute to bring about change wherever I am, whether as Environment Minister, when many institutions and laws that safeguard us were passed, as Social Justice Minister setting up Alimco, which now looks after all the disabled in the country, Childline, which was regarded internationally as the best institution for looking after street children, stopping child labor in the carpet industry. You can change things wherever you are. For instance, in the opposition as a BJP member,
as chairperson of the often ignored Assurances Committee, we changed the way people were experimented on by pharmaceutical companies. They were not paid or even asked before becoming guinea pigs. This was changed by us. During Atalji's time, we brought in the vital red and green dot on foods, allowing people to know whether they were eating vegetarian, non-vegetarian food. We repaired an institutional deception by food companies. No service, no job is too small that it should not be taken seriously. My happiest moment was being given the responsibility by the Prime Minister, who coined the phrase Beti Bachao, Beti Padhao. Within 2 years, we changed the thought of the country, the entire thought of the country, and the statistics show that it is a lasting change. From 130 women per 1,000, a shameful statistic, it rose to 950. Crores of girls were saved. Not only that, it is now seen as a shame and a crime to do away with girl children, whether in the womb or newly born. Now that we are going into a new building, a new phase, I want to tell all the young people here that politics is never fulfilling unless you have a grand passion and a commitment outside it, unless a fire of curiosity burns within you. No service is too small in the service of Mother India. What I have learned is that each constituency is your family. Within my family, there are a million microcosms of individual families. Each of them depend on us. We are a part of their lives as they are of ours. I have seen my primary duty to look after each family that has placed itself in my care by electing me, by seeing me as one of their own. In this matter, I wish to say that the Prime Minister has seen beyond people as a statistic and has meticulously seen to the needs of each individual family. Opening bank accounts, giving dignity in the form of toilets, home water taps, building homes for the poor, gas cylinders, giving young people loans, skilling them, protecting them through the largest pandemic in history, saying that no one remained hungry. Before I end, I would like to tell you a few things that I have learnt in my long journey so far. तो देख रहे थे किस तरीके से यहाँ पे एक एक करके तमाम नेता बोलेंगे और इसी के साथ नए संसद भवन की शुरुआत हो जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सोनीपत नेशनल हाईवे 44 पर स्थित बिगान टोल प्लाजा पर कार सवार महिला और व्यक्ति के साथ मारपीट किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें टोल कर्मी गलत दिशा में आने पर उनके साथ मारपीट करते हैं, महिला के बाल पकड़कर घसीटा जाता है, उसके साथ आए व्यक्ति को डंडे से पीटा जाता है। मामला पुलिस के संज्ञान में आया, जिसके बाद पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 9 सितंबर की है। तो टोल पे कुछ व्यक्ति थे और 2 महिलाएं थी, उनके साथ टोल कर्मचारियों की आपस में हाथापाई हुई और काफ़ी इनकी लड़ाई झगड़ा सा टाइप का हुआ, लेकिन दोनों पार्टी ने किसी प्रकार की कंप्लेंट नहीं दी और इसका आपस में दोनों का कंप्रोमाइज़ भी हो गया था। जो हमें आज इसके बारे में जानकारी मिली थी इसकी, तो हमने गहराई से इसकी जांच करते हुए जो टोल कर्मचारियों ने उनके साथ किया है उसके संबंध में हमने एक 7 आदमी को राउंड अप करके और उनकी निवारक कार्रवाई अमल कर रहे हैं। अंजाम नहीं था, सडनली वो टोल क्रॉस कर रहे थे, क्रॉस करने के बाद उन्होंने गाड़ी अपनी यूटर्न ली, लेकिन उसके एम्बुलेंस लाइन में खड़ा कर दिया और इस कारण का विवाद बढ़ गया और विवाद बढ़ने के कारण कुछ महिलाएं आगे आ गई और महिलाओं के साथ इन्होंने काफ़ी बदतमीजी करी, तो उसके कारण इनके खिलाफ हम निवारक कार्रवाई कर रहे हैं। ये घटना 9 सितंबर की है। तो टोल पे कुछ तो देखिए किस तरीके से तस्वीर निकल के सामने आ रही है। यहाँ पे महिला को पीटा जा रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सोनीपत से जुड़ चुके हैं रविंद्र कुमार। रविंद्र, ये तस्वीरें काफी ज्यादा भयावह है, जो कि बताती है यहाँ पे टोल प्लाजा के कर्मी जो है किस तरीके से उनका ये रूप नजर आ रहा है। क्या है जानकारी आपके पास? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं, तस्वीरें काफी भयावह हैं, लेकिन मैं इसके साथ ही आपको ये जानकारी भी देना चाहूंगा कि ये तस्वीरें 9/2023 की हैं। तस्वीरें काफी पुरानी हो चुकी है, 8 से 10 दिन पुरानी है। और जब ये मामला पुलिस के संज्ञान में आया था, तभी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें 7 लोगों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस की तरफ से क्या कुछ बयान निकल के सामने है? इस तरीके से पीटा जाएगा? क्या टोल कर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है? टोल कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 7 युवकों को अरेस्ट किया गया है मौके पे, और इंस्पेक्टर जसपाल सिंह का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई अगर आगे भविष्य में दिखाई देती है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई करने के निर्देश पुलिस विभाग द्वारा दिए गए हैं। साथ ही इन महिला और पुरुष के बारे में ये भी बताया जा रहा था कि ये रॉन्ग साइड से जो है टोल क्रॉस करने की कोशिश में थे और इन लोगों ने ड्रिंक भी कर रखी थी। तो किस तरीके से मारपीट शुरू हुई? मारपीट जिस तरह से टोल कर्मियों से हमने बातचीत की, टोल कर्मियों का कहना है कि पहले महिला ने ही गाड़ी से उतरकर उनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी, जिसके बाद ये मारपीट का माहौल वहां बन गया। तो क्या मारपीट का माहौल वहां बन गया तो एक महिला के ऊपर जेंट्स पुरुष हाथ उठाएंगे? जी, ये काफी गंभीर मामला है और इसी को देखते हुए जो सोनीपत के सामाजिक संगठन है उनकी भी एक बैठक बुलाई गई थी और बैठक में ये महिलाओं द्वारा निर्णय लिया गया था कि इस तरह की कार्रवाई निंदाजनक है और इस तरह की कार्रवाई भविष्य में ना हो, इसके लिए पुलिस को और पुख्ता इंतजाम वहां करने होंगे। तो क्या आपकी इन दोनों से बातचीत हुई, ये कपल से बातचीत हुई, उनका क्या कुछ कहना है इसमें? एक्चुअली ये रात का मामला था और करीब करीब अल सुबह 3 साढ़े 3 बजे ये लोग अपना माफीनामा टोल कर्मियों के साथ में देकर और वहां से निकल गए थे। तो इस दंपत्ति इनसे हमारी बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन एसएचओ मुरथल से लगातार हम टाई अप करते रहे थे, जिसके बारे में ये जानकारी उन्होंने दी। तो ये तस्वीरों में नजर आ रहा है किस तरीके से मारपीट की गई है। रात के तकरीबन कितने बजे की घटना है रविंद्र? ये रात के करीब 12:30 से 1 बजे के बीच की घटना बताई जा रही है और सुबह करीब मामला सॉर्ट आउट कैसा हुआ है? कैसे दोनों जो है पक्ष एक दूसरे को छोड़ने पे यहाँ पे मजबूर हुए? जहां तक पुलिस प्रशासन द्वारा जानकारी जुटाई गई है, जानकारी और अधिकारियों द्वारा हमने प्राप्त करी है, उसके हिसाब से ये लोग ड्रिंक किए हुए थे और जिन लोगों ने ड्रिंक कर रखा था वो खुद मामला किसने सुलझाया वहाँ पे? ये आपसी सहमति के द्वारा सुलझाया गया है। कितनी देर तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा? हाई वोल्टेज ड्रामा करीब 1 से सवा घंटे वहां टोल पर चलता रहा, जिसके बावजूद ये जो दोनों पार्टियां थी ये शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। उसके बाद पुलिस ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए इन दोनों को थाने बुलाया और थाने बुलाकर सुबह करीब 3 साढ़े 3 बजे के आसपास माफीनामा जो है वो महिला वाली पार्टी की तरफ से दिया गया और उन लोगों को छोड़ दिया गया। अच्छा, तो उनकी तरफ से माफीनामा दिया गया इसलिए उनको छोड़ दिया गया। और जो टोल कर्मी है उनका क्या? टोल कर्मियों को जब वीडियो वायरल हुआ और दोबारा सविता संज्ञान पुलिस ने इस पर लिया तो 7 टोल कर्मियों को अरेस्ट करके विभिन्न धाराओं के तहत उन पर मामला दर्ज कर लिया गया है। तो यहाँ पे क्या कोई भी चालान नहीं काटा गया पहले टोल कर्मियों द्वारा? सीधे हाथापाई पे बात उतारू हो गई क्या? टोल कर्मियों ने जितना बताया कि पहले महिला को समझाने की कोशिश की गई कि आप रॉन्ग साइड से अपनी गाड़ी सोनीपत की तरफ ना ले जाएं, लेकिन जब महिला नहीं मानी तो महिला ने पहले बदतमीजी करते हुए गाड़ी से गाली गलौज शुरू किया था। जहां तक टोल कर्मियों ने हमें बताया है उसी के आधार पर यह हाथापाई शुरू हुई थी। ठीक है रविंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए ये तस्वीरें जो निकल के आ रही है ये बयां करती है कि यहाँ पे किसी को पुलिस का डर नहीं है, चाहे महिला की बात की जाए या टोल कर्मियों की बात की जाए। फिलहाल पुलिस ने स्वतः संज्ञान ले लिया है। 7 ऐसे टोल कर्मी है जो कि पुलिस की हिरासत में है और महिला की तरफ से माफीनामा दे दिया गया है, जिसके बाद महिला को यहाँ पे छोड़ दिया गया। कहा यह जा रहा है कि पहले महिला की तरफ से आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, हाथापाई की गई थी, उसके बाद से यहाँ पे टोल कर्मी भड़क उठे और ये पूरा का पूरा मामला जो है हाथापाई में तब्दील हो गया। तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है कोई किसी को छोड़ने को तैयार नहीं है और जमकर मारपीट हो रही है। 1 से सवा घंटे तक ये पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा चला, जिसके बाद से पुलिस ने यहाँ पे संज्ञान लिया। पुलिस पहुंची, दोनों पक्षों के बीच में हस्तक्षेप किया और इस पूरे मामले को रफा दफा किया। फिलहाल ये जानकारी आ रही है कि इसके बाद वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद ऐसे 7 लोग हैं जिनको हिरासत में ले लिया गया है। और सीधे चलेंगे संसद भवन जहां पे अभिनंदन बोल रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। Developed country by any designation. I do not have any idea of any global consensus is existed or not, because when we see other developed countries, among the various key determinants, one determinant is always followed, that is Human Development Index. And insofar as Human Development Index,
India has been lagging behind and we are ranked 131 out of 189 countries. At present, disconcerting reports reveal that the top 10% of India's population controls a staggering 77% of nation's total wealth. In 2017, a staggering 73% of wealth generated has reportedly gravitated towards the wealthiest 1%, while staggering 670 million Indians constituting the poorest half of the population saw their wealth increase by a mere 1%. This stark disparity presents a crucial challenge in ensuring that millions of people living below the poverty line have access to fundamental necessities like food, shelter and healthcare, a prerequisite for advancing towards developed nation status. While India boasts of a sizable youth population, high unemployment rates pose a significant hurdle to leveraging this demographic advantage. Addressing this challenge is paramount, necessitating a concerted focus on job creation and the encouragement of entrepreneurship. It is essential to enable India's youthful population to contribute substantially to the country's economic growth and development. Despite India being the world's fifth largest economy, our per capita GDP falls far behind that of developed nations. Tackling this economic growth challenge requires pro-growth government policies, maintaining low inflation, reducing interest rates, alleviating unemployment, fostering a skilled workforce, bolstering purchasing power, stimulating demand, and enhancing the healthcare and education sector. India must prioritize the development of a globally competitive, labor-intensive manufacturing sector capable of generating significant employment opportunities. In sum, addressing the pressing issue of high youth unemployment is a pivotal step for India's march toward developed nation status by 2047. I am impatient. I do not want to wait till 2047. Why not before 2047? To realize the vision of becoming developed nation, India must pursue a growth trajectory that is both comprehensive and sustainable. Economic growth must be all-inclusive, benefiting every citizen. An overarching focus on human development, encompassing access to healthcare, education and essential services must be implemented holistically. The challenge of transforming India into a developed nation by 2047 are substantial, encompassing poverty, infrastructure deficit, and environmental sustainability. By implementing a holistic strategy that encompasses infrastructure development, attraction of investment, enhancement of education, promotion of innovation, social welfare, environmental conservation, paying emphasis on manufacturing and integration of technology, India can pave the way for its emergence as a developed nation. It is only with unwavering determination, collective commitment that the country can realize this visionary goal and unlock its potential on the global stage. I will conclude by saying that धरती सिखाते हमने सबको बोझ उठाना, गगन सिखाते हमने ऊपर उठते जाना, सूरज की लाली से सीखा जग आलोकित करना, चंदा की किरणों से सीखा सबको पीड़ा हरना, पर्वत ने सिखाए हमने दृढ़ संकल्प बनाना, नदी सिखाए हमने आगे बढ़ते जाना, सागर की लहरों ने सीखा दुख सुख सहे जाना, और तूफान ये सिखलाते हैं आफत में ना घबराना और आफत से टकराना. हम चाहते हैं कि ये सेपरेशन ऑफ पावर should be maintained in a judicious manner and also in presence of all the guiding light of our country. I must suggest that India is not a homogeneous society, rather it is a heterogeneous society. But now the need of the hour is to maintain the harmonious society. With this word, I am concluding my speech. Thank you. Jai Hind, Bande Mataram. धन्यवाद सर.
तो सीधी तस्वीरें संसद भवन से आप तक पहुंचा रहे हैं अधीर रंजन चौधरी, जो कि लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष है। उनको सुन रहे थे आप। कई बातें उनकी तरफ से कही गई, डेमोक्रेसी को लेकर भी उन्होंने कई तंज कसे। पीयूष गोयल अब बोलते हुए तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। इसके बाद उनका संबोधन होगा, फिर यहाँ पे संबोधन आखिरी प्रधानमंत्री का होगा और इसी के साथ इस पूरे कार्यक्रम का अंत हो जाएगा। और यहाँ पे जो है नए संसद भवन की शुरुआत इसके बाद होने जा रही है और एक नया अध्याय यहाँ पे देश का लोकतंत्र लिखने जा रहा है। विघ्नहर्ता गणपति बाप्पा सभी को सुख एवं शांति प्रदान करें और देश की प्रगति के लिए हमारे प्रयासों को सफल बनाएं। हमारे संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी तथा संविधान सभा के माननीय सदस्यों की स्मृति को मेरा कृतज्ञ वंदन। विगत 75 वर्षों में देश की सेवा करने वाले सभी सम्मानीय सांसदों को भी मेरा सादर नमन। कल हम सभी ने इस भवन में सार्थक चर्चा की और अपनी यादों और अनुभवों को सबके साथ साझा किया। आज नए संसद भवन में प्रवेश करना एक ऐतिहासिक पल है जो हम सभी के लिए यादगार रहेगा। इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। नया संसद भवन हमारी सांस्कृतिक विरासत और आधुनिकता का जीवंत उदाहरण है। नए संसद भवन में स्थापित प्राचीन सेंगोल से प्रेरणा लेकर हम सभी कर्तव्य भावना से देश सेवा के तत्पर रहेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत एक वैश्विक शक्ति बन रहा है। नया संसद भवन अपने विशाल और सुंदर स्वरूप में एक नए विश्वास से भरे आत्मनिर्भर भारत का पहचान बनेगा। पार्लियामेंट हमेशा से एकता का प्रतीक रहा है। यह हमारे संविधान के मूल्यों की सुरक्षा करता है, जो विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों और परंपराओं के बावजूद हमें एक राष्ट्र के रूप में बांधने का काम करता है। यहां अनुभव का ज्ञान और युवाओं की ऊर्जा मिलकर 140 करोड़ देशवासियों के उज्जवल भविष्य को आकार देने का काम करते रहेगी। और मैं समझता हूं आज का दिन एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का है। कई सारे विषय रहे, आजादी के बाद कई सारे चुनौतियां रही। शायद कई सारी चुनौतियां समय पे अगर समाधान कर दिया होता तो और जल्दी 2047 के पहले भी देश विकसित बन जाता। पर हमारे पास जो वर्ष मिले, जो काम करने का देश ने सेवा करने का मौका दिया, उसमें जो अभूतपूर्व प्रगति देश ने देखी है, मैं समझता हूं इसको आगे लेकर इस देश को नई ऊंचाइयों तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर काम करेंगे। लक्ष्य बड़ा है, राह कठिन है, पर मुझे पूरा विश्वास है संसद में